जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे लुसेंट रसायन विज्ञान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या अणु या आयन क्या कहलाते हैं? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको सही जवाब लिखना है। या फिर आप चाहें तो वीडियो को वॉच करके अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए संयोजकता प्रोटॉन्स, बी कक्षीय इलेक्ट्रॉन्स, सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स और डी कक्षीय प्रोटॉन्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? आपके ऑप्शन हैं। ए तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, बी तत्व के समस्थानों की संख्या पर, सी तत्वों की द्रव्यमान संख्या पर, या फिर डी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, कुल संख्या पर। तो बताइए रासायनिक जो गुणधर्म हैं किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तत्व की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पास। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो बताइए रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके ऑप्शन हैं। ए मेरी क्यूरी ने, बी पियरे क्यूरी ने, सी हेनरी बेकेरल ने और डी जे थॉमसन ने। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हेनरी बेकेरल ने। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या था? ऊपर में खोज के बारे में पूछा था, अब इसमें यूनिट पूछ रहा है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए क्या है? एंगस्टन, बी कैंडेला, सी फर्मी और डी क्यूरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। जो रेडियोधर्मिता है किससे नापी जाती है? तो आपके ऑप्शन हैं। ए गीगर मूलर काउंटर से, बी पोलरीमीटर से, सी कैलोरीमीटर से और डी बैरोमीटर से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गीगर कूलर काउंटर से। तो याद रखना है रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है? गीगर कूलर काउंटर से। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? बोल रहा है कि रेडियोधर्मी जो वस्तु हैं उनको किस पात्र में रखना चाहिए? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए शीशा, बी इस्पात और सी लोहा या फिर डी एल्युमिनियम। तो कौन सा पात्र सही होता है इसके लिए? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शीशा। हम किस में रखते हैं? शीशा में। रेडियोधर्मी जो भी वस्तु हैं उसको हम शीशा में रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अभी तक पूछ रहा था किस में रखना चाहिए, अब ये किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं? आपके ऑप्शन है। ए पराबैंगनी किरणों का, बी अल्फा बीटा या गामा विकिरण का, सी रेडियो तरंगों का या फिर डी अवरक्त किरणों का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अल्फा बीटा और गामा किरणों का। जो रेडियोधर्मी तत्व हैं वो अल्फा और बीटा और गामा तीनों किरणों का विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अब बताना है कि नीचे दिए गए जितने भी किरण हैं उसमें किसमें ऋणात्मक आवेश होता है।
आपके ऑप्शन है ए अल्फा किरण, बी बीटा किरण, सी गामा किरण और डी एक्स किरण। किसमें निगेटिव आवेश होता है, निगेटिव चार्ज? तो बीटा जो किरण होती है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? जो समभारिक होते हैं वो किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं? आपके ऑप्शन है ए अल्फा किरण के उत्सर्जन से, या फिर बी बीटा किरण के, सी गामा किरण या डी एक्स किरण। तो बताना है आपको कि किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बीटा किरण। बीटा किरण के उत्सर्जन से ही समभारिक उत्पन्न होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में, मतलब ना तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है और ना ही आवेश में, तो किस दौरान नहीं होता है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए बीटा उत्सर्जन में, बी गामा के उत्सर्जन में, ये किरण है गामा किरण के उत्सर्जन में, या फिर सी ऑक्सीकरण में, या डी अल्फा किरण के उत्सर्जन में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गामा किरण के उत्सर्जन में। ठीक, ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ठीक है, अवरोही मतलब घटता क्रम। ठीक है ना। आपके ऑप्शन क्या है? ए अल्फा बीटा गामा, बी गामा बीटा अल्फा, सी बीटा अल्फा गामा और डी गामा अल्फा बीटा। आपको इसका सही जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गामा बीटा और अल्फा इस क्रम में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? सबसे कम परागम्य वाली किरण कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ये अल्फा किरण, बी एक्स किरण, सी गामा किरण या बी बीटा किरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए अल्फा किरण सबसे कम परागम्य शक्ति वाली किरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण में क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, बी 1 प्रोटॉन व 4 इलेक्ट्रॉन, सी 2 प्रोटॉन व 4 न्यूट्रॉन और डी क्या बोल रहा है? 1 प्रोटॉन व 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें कौन सा क्रम सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। तो अल्फा जो कण होता है उसमें 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए बीटा पार्टिकल्स से मात्रा में दुगने होते हैं, या ऋण आवेशित होते हैं, या डी सी ऑप्शन क्या है? गामा किरणों की तुलना में कम आयनाइजिंग होते हैं, उनकी क्षमता कम होती है, या बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसे होते हैं। ठीक, किसके जैसे होते हैं? हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश अर्थात चार्ज हैं, इनका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? जो नीचे दिए गए हैं उनके लगभग में बराबर होता है। आपके ऑप्शन है ए 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान के बराबर, बी हीलियम की 1 परमाणु का द्रव्यमान के बराबर, सी 2 पॉजिट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग के बराबर, या डी जैसे 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान के बराबर।
इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं? आपके ऑप्शन है, ए केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण है, बी उदासीन कण है, सी विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, या डी केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं। ये सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाई किरणें किससे बनी होती हैं? आपके ऑप्शन है, ए मेसान कण से, बी न्यूट्रॉन कण से, सी हिग्स बोसान से, या डी विद्युत चुंबकीय तरंगों से। तो बाई किरणें मतलब गामा किरणें किससे बनी होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। ठीक, ऑप्शन बी डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है? किसी नाभिक के गामा 6 में क्या होता है? ए नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है जबकि इसका परमाणु क्रमांक नहीं बदलता। बी क्या बोल रहा है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है जबकि इनका परमाणु क्रमांक बदलता है। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? नाभिक की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों बदलते हैं। और डी ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? हमको बताना है रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है। ए सीसा, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम और डी मोलिब्डेनम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्लूटोनियम, एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। किसकी आयु निर्धारण में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ए जीवाश्म, बी पौधा, सी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। कार्बन डेटिंग किसके निर्धारण के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सही जवाब होगा, जीवाश्म के निर्धारण के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन से समस्थानिक प्रयुक्त होते हैं? तो तिथि निर्धारण में जो कार्बन का तिथि निर्धारण है उसमें कौन से समस्थानिक प्रयोग होते हैं? आपके ऑप्शन है, ए केवल 6C14, बी केवल 6C13, सी केवल 6C12, या डी नंबर क्या है 6C12 व 6C14 दोनों। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6C14, जो है वो तिथि निर्धारण में प्रयुक्त होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 10 दिन है तो उसका मतलब क्या होता है? ए पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिन में हो जाएगा, या बी पदार्थ का पूर्ण जो विघटन है 40 दिन में हो जाएगा, या सी पदार्थ के 3/4 का भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी है पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो अर्ध आयु का मतलब ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? ठीक, बताना है कि यदि किसी धर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा।
आपके ऑप्शन है ए 140 दिन, बी 70 दिन, सी 210 दिन और डी 280 दिन। तो कितने दिन बाद रह जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 140 दिन। 140 दिन बाद वो 0.25 ग्राम रह जाएगा। दोस्तों, यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को लाख गुना बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% कितने परसेंट 25% अंश बच जाएगा? आपकी ऑप्शन है ए 3200 वर्ष में, या बी 1/4 वर्ष में, सी 1/8 वर्ष में, या डी 1/16 वर्ष में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3200 वर्ष में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए आयोडीन 131, बी सोडियम 24, या सी फास्फोरस 32, डी कोबाल्ट 60 और ई भी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फास्फोरस 32। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फास्फोरस 32। चलते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका मिलान करना है कौन सा गलत मेल है। ठीक है, ए क्या बोल रहा है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार इसके द्वारा किया जाता है। बी सोडियम 131 थायराइड अर्बुद का उपचार, सी फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार, या बी डी गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। इसमें से ऐसा कौन सा है जो गलत है? तो ऑप्शन डी जो है गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार, यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह जो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला कोबाल्ट 60 है, यह क्या उत्सर्जित करता है? हमको बताना है। ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, या डी एक्स किरणें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हमें सी गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है? चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रकार के अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें विकिरण सबसे ज़्यादा पैदा होता है, हानिकारक विकिरण? तो आपके ऑप्शन है ए संलयन अभिक्रिया से, बी विखंडन अभिक्रिया से, सी रासायनिक अभिक्रिया से, या डी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विखंडन अभिक्रिया से। जो हानिकारक विकिरण है सबसे ज़्यादा किस में उत्सर्जित होते हैं? विखंडन मतलब टूटने से, पदार्थों के विखंडित होने से सबसे हानिकारक अभिक्रिया उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु विखंडन ... की प्रक्रिया है। ऑप्शन है ए परमाणु रूपांतरण की, बी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की, या सी एक नए नाभिक के गठन के लिए दो या दो से अधिक नाभिकों की टक्कर की, या डी अणुओं के उपखंड की। तो नाभिकीय विखंडन किसकी प्रक्रिया है? आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की। ठीक, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन क्या बोल रहा है? परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या बोलता है कि परमाणु विखंडन की जो
घटना है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण बता रहा है वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो आपके उत्तर कौन से सही होंगे? ऑप्शन ए है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। या बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। और डी क्या बोल रहा है? अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आप लोग अपना सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हमें परमाणु बम सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है वो उसका सिद्धांत क्या है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर, संलयन अभिक्रिया पर निर्धारित है, या फिर अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, सी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, या डी नियंत्रित नाभिकीय संलयन। किस पर निर्धारित होता है? ये किस पर आधारित है, किस पे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। जो नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु बम उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया द्वारा, बी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, सी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा, या डी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? बताना है कि जो जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे उनका नाम क्या था। आपके ऑप्शन है ए लिटिल बॉय और फैट मैन, बी लिटिल मैन और फैट बॉय, या सी लिटिल गर्ल और फैट वुमेन, या डी लिटिल वुमेन और फैट गर्ल। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लिटिल बॉय और फैट मैन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जापान पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या है? लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़का, और फैट मैन मोटा आदमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? जो नागासाकी में बम गिराए गए थे उसमें कौन से विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम और डी यूरेनियम। तो उसमें कौन से विस्फोटक का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम पदार्थ का प्रयोग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? जो संलयन होता है न्यूक्लियर का उसके दौरान क्या होता है? ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, बी क्या है? एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, सी क्या बोल रहा है? दो हल्के न्यूक्लाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, और डी क्या बोल रहा है? एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? इसमें से बताना है सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ए नाभिकीय विखंडन, बी क्या है? यक्ष किरण उत्सर्जन, सी कृत्रिम रेडियोधर्मिता और डी नाभिकीय संलयन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से ही
क्या होता है, सौर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, तो नाभिकीय संलयन ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हाइड्रोजन बम हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। आपके ऑप्शन है ए नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, बी अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सी नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, या फिर डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो किस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम आधारित होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित, ये सिद्धांत पर आधारित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर द्वारा, ऑप्शन बी बर्नर बान ब्राउन द्वारा, ऑप्शन सी जे रॉबर्ट ओपनहीमर द्वारा, या ऑप्शन डी सैमुअल कोहेन द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन बम था किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड टेलर द्वारा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है बेनोइट फोर्नीरोन, ऐसे नाम भी है दोस्तों कि लेने में भी परेशानी होती है। ऑप्शन बी क्या है, एडॉल्फ गैस्टन यूजन फिक, क्या है एडॉल्फ गैस्टन यूजन फिक, सी सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, या डी एनरिको फर्मी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, किसने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनरिको फर्मी ने, इसका एनरिको फर्मी द्वारा परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित राड जो होती है किसकी बनी होती है, कैडमियम की, वह क्या काम करती है बताना है। वो जो नियंत्रित राड है उसका क्या काम होता है। ए विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है और इस प्रकार तापमान अधिक वृद्धि को रोकता है। इसका कहने का मतलब है जो विखंडन प्रक्रिया होती है उस दौरान अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसको अवशोषित करता है ये राड, और तापमान को नियंत्रित करता है, वृद्धि होने से नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करता है ताकि उन्हें आगे विखंडन प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जा सके। और ऑप्शन डी चैन विखंडन प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। तो बताइए ये जो परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित राड कैडमियम है उसका कार्य क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, इसका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको और किस तरह से वीडियो की आवश्यकता है आप हमें ज़रूर बताएं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि उस तरह के वीडियो हम बना सकें, और अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें, और आपका एक लाइक ज़रूर करें जिससे हमारा जो मनोबल है बना रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु रिएक्टर जो होता है उसमें विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए बिंदी बिंदी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। ठीक, आपके ऑप्शन है ए भारी पानी, ठीक, बी ग्रेफाइट, सी पानी नॉर्मल पानी, या डी कैडमियम। तो किसका उपयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैडमियम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी कैडमियम। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो बनाते समय क्या होता है कि हम फैन या कूलर का उपयोग नहीं कर सकते, तो अत्यधिक मात्रा में पसीना निकलता है और बहुत गर्मी लगती है दोस्तों।
इसलिए बार बार स्क्रीन टच हो जाती है क्योंकि पसीना उसमें चू जाता है। इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग एक लाइक ज़रूर करें और हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रतिक्रिया क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रतिक्रिया ऑप्शन है ए संलयन है, या रेडियो सक्रियता है, या सी विखंडन है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विखंडन। तो नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रतिक्रिया विखंडन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? जो कलपक्कम होता है उसके फास्ट ब्रीडर में कौन सा शीतलक प्रयोग होता है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी द्रवित सोडियम, सी सोडियम जल, या डी भारी जल। इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्रवित सोडियम। जो कलपक्कम रिएक्टर है उसमें कौन सा होता है शीतलक के रूप में प्रयोग? द्रवित सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अपशोषण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए बोरान का, बी भारी जल का, सी यूरेनियम का, या डी प्लूटोनियम का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए बोरान का। जो कंट्रोलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोरान का। ठीक है, न्यूट्रॉन का अपशोषण जो करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? जो नाभिकीय रिएक्टर प्रक्रिया होती है अभिक्रिया, उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए ओजोन का, बी भारी हाइड्रोजन का, सी भारी जल का, या डी हाइड्रोजन परऑक्साइड का। इसका सही जवाब आप लोगों को देना है, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारी जल, जिसका सूत्र क्या होता है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक दूसरे से संबंध दिखाई देंगे। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन ए कौन कौन से हैं? ए थोरियम है, बी ग्रेफाइट को, या सी साधारण जल को, या डी रेडियम को। इसका सही जवाब आप लोग बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट को। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो ग्रेफाइट की छड़ है ना, उसको रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? अभी आपने ऊपर में पढ़ा है कि भारी जल क्या काम करता है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन क्या क्या है? ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, बी न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, या सी रिएक्टर को ठंडा करना, अथवा डी नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो आपने पढ़ चुका है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी गति को कम करता है कौन? भारी जल, जिसका सूत्र आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? अब भारी जल क्या होता है उसे हमको बताना है। क्या चीज़ है भारी जल? ऑप्शन ए बता रहा है विआयनित डी आयनाइज्ड जल, मतलब जो डी आयनाइज्ड होता है वो जल होता है, या फिर आप ऑप्शन बी क्या बोला है ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है, या फिर सी बर्फ और जल का मिश्रण होता है, या फिर डी क्या होता है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिकों का एक ऑक्साइड होता है। तो आपको बताना है कि इनमें से सही जवाब क्या है। भारी जल क्या चीज़ होता है?
इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिकों का एक ऑक्साइड होता है जो भारी जल होता है। ठीक है, तो ये रहे आज के 50 टॉप क्वेश्चन जो सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। इन्हें आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाएं। ये एक रिवीजन वीडियो है, ज़्यादा डिटेल्स में हम बताने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपका फटाफट रिवीजन हो जाए और आप लोग परीक्षा के लिए तैयार हो जाएं और अपना स्कोर कितना है आप लोग जल्दी से पता कर सकें। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पूरा वीडियो तक बने रहें। और ये थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता हो कि हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद मिली हो या पढ़ने में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक, और ये चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हर एक मंडे को हम अपने चैनल पे एक वीडियो लाएंगे जिसमें सभी जो भी वैकेंसियां रहेंगी पूरे सप्ताह की, पूरे 7 दिन की, मतलब सोमवार से संडे, अगले संडे तक का जितने भी वैकेंसियां रहेंगी उसमें हम डिटेल्स में उसमें बताएंगे। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना सारा डिटेल्स में रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।